नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी इस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम टीजीटी और पीजीटी के लिए इकोनॉमिक का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि अभी जून में एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित किया गया है। तो उसी का इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस जो पिछले ईयर्स में एग्जाम्स पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न राज्यों के जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसमें जो टीजीटी के या पीजीटी और टीजीटी के पेपर हो चुके हैं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज मैं यहाँ चला रहा हूँ। और ये आपको पर डे सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम इसका प्रैक्टिस सेट एक सेट आपको पर डे लेके आएंगे, जो कि पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके अर्थशास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो ऑप्शन: संसाधनों का वैविध्यीकरण, जोखिम घटना की बीमा, संसाधनों की कुल लागत, जोखिम घटना की जानकारी मूल्य। तो ऑप्शन कौन दोस्तों सही हो जाएगा? अब नीचे दिए गए हैं, कूट आपको मिलान करना है कि ए बी बी सी या ए बी डी या ए सी डी या बी सी डी। तो उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले संसाधनों का वर्गीकरण होता है और फिर आपका होता है दूसरा आपका होता है जोखिम घटना का बीमा और फिर जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी सही हो जाएगा। ए, बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला, किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? एडम स्मिथ ने, जेके मेहता ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने। तो किसने कहा था? तो दो का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये कहा था दोस्तों जेके मेहता ने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संसाधनों की दुर्बलता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है या किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन आपका हो जाएगा किसका? ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा रॉबिन्स का। रॉबिन्स ने यह कथन कहा था, क्योंकि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संसाधनों की दुर्बलता और मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, यह परिभाषा रॉबिन्स ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? यहाँ बात की जा रही विकास केंद्रित परिभाषा। तो ये दोस्तों दिया था पाल ए सैमुलसन ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। क्योंकि इनके अनुसार अर्थशास्त्र एक बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न पहलू वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य के उपयोग के लिए वितरित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है या लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, या कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों हो जाएगा आपका मार्शल का। ये कथन किसका? मार्शल का दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं या लक्ष्य एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। या बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी थी? तो जो दुर्बलता संबंधी परिभाषा दिया था दोस्तों, तो ये दिया था रॉबिन्स ने। किसने दिया था? रॉबिन्स ने दुर्बलता संबंधी परिभाषा दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये
ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बात हो रही है आगमन रीत का, तो 8 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जर्मन की ऐतिहासिक विचारधारा। जर्मन की ऐतिहासिक विचारधारा है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीत का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, यहाँ पे कूट दिए गए हैं, देखिए अर्थशास्त्र विज्ञान का प्रकृति एवं महत्व पर, इसको सुमेलित करना है दोस्तों 1 और 2 को। तो आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध है। ये किसने कहा था दोस्तों, ये किसने कहा था, तो ये कहा था रॉबिन्स ने। किसने कहा था, ये रॉबिन्स ने कहा था। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज, ये किसने कहा था, तो ये दोस्तों एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र के सिद्धांत कौन है, ये है दोस्तों मार्शल, और अर्थशास्त्र ये सैमुलन। तो ये उत्तर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर होगा इसका। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है अति उत्पादन, बेरोजगारी, चयन और गरीबी। तो 10 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा बेरोजगारी। अर्थशास्त्र की जो समस्या होती है वो होती है बेरोजगारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है 11 का, ये हो जाएगा वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चर को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है। तो मूर्त था मांग, बचत था निवेश, मुद्रा मूर्त एवं सार्वजनिक ऋण, निर्यात एवं आयात। तो 12 का क्या दोस्तों हो जाएगा उत्तर, उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा मुद्रा पूर्ति एवं सार्वजनिक ऋण। यही आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा पूर्ति सार्वजनिक ऋण को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, क्या है, तो मुख्य विशेषता आपकी होती है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, संबंध है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से, बैंकों के क्रियाकलापों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा संपूर्ण अर्थशास्त्र से। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है संपूर्ण अर्थशास्त्र से, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। यही ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्स की परिभाषा, या इसमें से कोई नहीं। तो उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र की 2 परिभाषाओं के 2 मत हैं, भौतिक, अगला होता है साधनों की दुर्बलता। और भौतिक परिभाषा के तहत एडम स्मिथ, मार्शल और मिल एवं पीगू आते हैं, जबकि रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा दुर्बलता संबंधित है। तो 16 का ऑप्शन नंबर रॉबिन्स की परिभाषा है भौतिक परिभाषा के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है, किसका अभाव होता है, तो पूंजीवाद में दोस्तों सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि पूंजीवाद में, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है और सरकारी नियंत्रण को क्रमशः समाप्त किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। समाजवादी समाज में होता है क्या, समाजवादी समाज में होता है योजना। क्या होता है, योजना होता है। क्योंकि भारत में समाजवाद का उदय प्रस्तुत हुआ था 1956 की औद्योगिक नीति से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, पेड़, एक पेड़ की छाया, आभूषण। 19। तो ये हो जाएगा दोस्तों आभूषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? आभूषण। एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? एक प्रमाणिक परिकल्पना। सिद्धांत क्या होता है? एक मान्य कल्पना, यदि तो ये हो जाएगा आपके एक प्रमाणिक कल्पना होती है एक सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। बंद अर्थशास्त्र वह है जहां ना ही निर्यात और ना ही आयात हो रहा हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीन की परिभाषा संबंधित है, जेके मेहता। इसकी परिभाषा जेके मेहता ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। एक विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तत्वों को एक साथ संग्रहित करने वाला अर्थशास्त्र को कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है कि प्रासंगिक तत्वों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को, तो ये आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। यहाँ पे थोड़ा कट गया दोस्तों, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? तो उपभोक्ता सम्राट किसमें होता है? उपभोक्ता सम्राट जो होता है वो कब? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता क्या होता है? सम्राट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि किसी वस्तु की मांग करके वही उत्पादन का नियमन करता है और मांग घटाकर वही उत्पादन का नियंत्रण भी करता है, और प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ता को सस्ती, सुंदर और पर्याप्त वस्तुएं उपभोग हेतु पूंजीवाद में उपलब्ध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है दोस्तों, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों हो जाएगा महात्मा गांधी का। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने ये कथन कहा था। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया है? तो ये दोस्तों किया था रैगनर फ्रिश ने कहा था। रैगनर फ्रिश ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। डेविड रिकार्डो, सही मिलान करना है। देखिए लेखक और विचार है, किस लेखक ने क्या कहा था? तो ये डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था? डेविड रिकार्डो ने कहा था कि लगान भूमि के उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। ये किसने कहा था दोस्तों? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। सॉरी, अल्फ्रेड मार्शल ने ये नहीं कहा था। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि इस तरह यह अर्थशास्त्र एक ओर तो धन के अध्ययन का विषय है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दृश्य मानों के अध्ययन का विषय है, जो कि ऑप्शन नंबर ये कहा था। और जेके कीन्स ने क्या कहा था? ये कहा था कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग करने का पुरस्कार है। तो जेवीसे ने कहा था। और जेएम कीन्स ने क्या कहा था? सॉरी, डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था? ये कहा था लगान की बात कही थी। और अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल ने इस तरह ये अर्थशास्त्र कहा था। और जेएम कीन्स ने क्या था? ब्याज। और जेबीएस ने क्या कहा था? अब बचा आपका एक पूर्ति। ये ऑप्शन पूरा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो विभिन्न लेखों के जो कथन हैं, इनको ये जरूर पीजीटी लेवल पे तो कम से कम 5-6 कथन, 4 या 5 कथन आ ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर कथनों को रट लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी
सही हो जाएगा। देखिए आपका दिया भी गया है। डेविड रिकार्डो, लगान भूमि की उपज का वह भाग जो भूपति के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। ये देखिए आपका तीनों दिए गए हैं, पढ़ लेना आप लोग। अगला है, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरबिस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। तो ये दोस्तों सूचित करता है अन्य बातें समान हैं, अन्य बातें समान है। यही सेटेरिस पैरबिस का अर्थ है, क्योंकि इसमें अन्य बातें समान रहने का अर्थ होता है वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होते रहना चाहिए, उपभोग की इकाइयाँ उपयुक्त आकार की होनी चाहिए, वस्तु की इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए, स्थापन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर होनी चाहिए और उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता प्रगति स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा एक्स क्षमता कहलाती है। क्या? एक्स क्षमता कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है? तो नीतिपरक अर्थशास्त्र जो नहीं है वो दोस्तों हो जाएगा आपके नीतिपरक अर्थशास्त्र पाल सैमुअलन भी हैं, पीसी पिगू भी हैं, के मार्शल भी हैं, लेकिन जेएल मिल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से मैं पर डे आपको वीडियो एक प्रैक्टिस देता रहूँगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।